तो वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग टिश्यू के अंदर देखने को मिलेंगे, उसी को बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो सुनो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। अगर हम पूरे बायोस्फीयर के अंदर देखते हैं ना, तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेम केमिकल्स के बने रहते हैं, लाइक एलिमेंट्स कंपाउंड्स के? तो बिल्कुल बने रहते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर अगर एलिमेंटल एनालिसिस जैसे हम करते हैं, अगर यहाँ पे भी हम सेम परफॉर्म करके देखें, लाइक प्लांट टिश्यू के ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर, या माइक्रोबियल पेस्ट आपने उठा के देख लिया, तो आपको सेम वही एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइक जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, या ऐसे कुछ बाकी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं यही एनालिसिस किसी नॉन लिविंग मैटर के ऊपर करके देखूं, लाइक आपने अर्थ क्रस्ट यानी कोई मिट्टी ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग है, तो उसके अंदर भी यही सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें देखने को मिला, सेम वही वही चीजें कहाँ मिली, नॉन लिविंग मैटर के अंदर देखने को हमें मिली। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लिविंग के अंदर भी नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फर्क क्या है, हमारे अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि नॉन लिविंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनके पास अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन करके देखें, तो रिलेटिव अबंडेंस कार्बन, हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इन इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। देखो टेबल देखते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें एक तरीके से परसेंटेज दिखा रही है कि ह्यूमन के अंदर कितना है और अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना है। देखो हाइड्रोजन है, वो अर्थ के अंदर 0.14% है और हमारे अंदर 9.5 है। सेम कार्बन है, कार्बन 0.03% है अर्थ के अंदर और हमारे अंदर 18.5। ऐसी अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो वो है 46% है अर्थ के अंदर और हमारे पास है 65%। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इनकी कंसेंट्रेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग मैटर के अंदर वही सब देखने को मिलेगा जिससे हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं पता करना चाहूँ कि भाई क्या किस किस चीज़ से मेरी बॉडी बनी है, मतलब हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे, हम कुछ ना कुछ केमिकल एनालिसिस करके देखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। ठीक है, सो अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे अंदर किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो मैं केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कोई लिविंग टिश्यू ले लो, मान लो कोई वेजिटेबल ले लिया, प्लांट के केस की बात करूं, या फिर आप कोई लिवर का टुकड़ा ले लो। ठीक है, अब क्या करो, आप लिवर टिश्यू को लिया आपने, उसको अच्छे से ग्राइंड कर दो, पीस दो, उसको अच्छे से पेस्ट बना दो। उसके बाद क्या करोगे, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो। ठीक है, अब जब एक तरीके से मानो ये था लिवर, इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर दिया, फिर इसके अंदर आपने एसिड डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक पेस्ट बन गया। ठीक है, अब मान के चलो जैसे हम चाय बनाते हैं घर में, तो चाय तो हम कप में डाल लेते हैं, बाकी जो रह जाता है वो क्या रहता है, ऊपर छलनी में रह जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन बन के आया, जब मैंने लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया ना, जब उसके अंदर एसिड डाल दिया तो एक सोल्यूशन बन गया। जब मैंने उसको फिल्टर करके देखा तो कुछ चीजें तो नीचे आ गई जो कि सॉल्युबल थी, और जो सॉल्युबल नहीं थी वो चीजें ऊपर रह गई, जैसे कि चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से हैवियर पोर्शन है, हैवी हैवी वाला पार्ट है, जबकि जो नीचे क्या आ गया, जो कि सॉल्युबल वाला पार्ट होगा। तो सुनो, हमारे पास दो सोल्यूशन निकल के आते हैं, एक आता है रिटेंटेट, एक आता है फिल्ट्रेट। अब रिटेंटेट फिल्ट्रेट क्या है, जो चीजें नीचे फिल्टर हो गई इसको बोलोगे फिल्ट्रेट, जो चीजें ऊपर रह गई तो रह गई से याद रखो रिटेंटेट। ठीक है, सो हमारे पास दो पूल निकल के आते हैं, एक होता है एसिड सॉल्यूबल पूल, एक होता है एसिड इनसॉल्यूबल। अब मैंने एसिड क्यों बोला, क्यों? क्योंकि मैंने लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करके किस में डाला था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डाला था, तो जो सॉल्यूबल हो गए उनको बोला एसिड सॉल्यूबल, जो एसिड इनसॉल्यूबल रह गए वो हो गए हमारे पास रिटेंटेट के अंदर आ गए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, जो सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और जो एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं यानी जो ऊपर रह गए उनको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये थोड़ा अभी यहीं से हिंट ले लो, जो बायो मैक्रो होते हैं, मैक्रो मतलब उनका साइज काफी बड़ा है, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, वो होते हैं आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड हो गया आपका, है ना, ये होते हैं हमारे पास बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो देखो हमने क्या किया, एक तरीके से केमिकल एनालिसिस करके देखी, लिविंग टिश्यू लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, ग्राइंड कर दिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया। ठीक है, यूजिंग अ मॉर्टर पेस्टल। उसके बाद हमें थिक स्लरी मिली, एक पेस्ट मिला, जिसको हमने बाद में उसको छाना बाई चीज क्लॉथ या फिर कॉटन के थ्रू। ठीक है, तो एक तो हमें फिल्ट्रेट मिला, जिसको हमने बोला एसिड सॉल्युबल। फिल्ट्रेट क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल हो गया भाई। तो ठीक है, नेक्स्ट हमें मिला रिटेंटेट। रिटेंटेट क्या था, जो ऊपर रह गया, उसको बोला एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन।
ठीक है। तो साइंटिस्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, यानी कि जो नीचे की तरफ आ गए, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अब देखो, यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से लिविंग टिश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से उसका नामकरण करते हैं, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम काफ़ी सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ एक तरीके से हमने आइसोलेट किया, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं कंपाउंड को, फिर टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे, उसका हम स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से यानी मैं कह सकती हूँ जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू से मिलते हैं हमें देखने को, उनको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया भाई हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए उस एक्सपेरिमेंट से, लिवर टिश्यू के थ्रू जो भी था। अगर मैं बात करूँ मुझे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में पता करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब मैंने डिस्ट्रक्टिव क्यों बोला, अभी देखना। हमने ले लिया लिविंग टिश्यू, ठीक है, लाइक आपने वही लिवर ले लिया। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, मानो आपने लिविंग टिश्यू ले लिया, अभी आपको क्या करना है, इसको ड्राई करना है। ड्राई का मतलब इसके अंदर से जितना भी जो वाटर वगैरह है वो सारा का सारा आपको निकाल देना है। तो लिविंग टिश्यू लिया आपने, उसको ड्राई कर दिया। ठीक है, अब जितना भी जो उसके अंदर जो पानी था वो सारा इवेपोरेट हो गया, उड़ गया। अब जो बचा वो क्या रहा, ड्राई वेट रहा। तो आपने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, उसको ड्राई करने के लिए आपने जो भी जो वाटर था वो सारा इवेपोरेट हो गया। अगर कोई चीज़ हम जलाते तो एंड में क्या रह जाती है, राख रह जाती है, बाकी सारी CO2 वाटर वगैरह तो उड़ जाता है। सेम इसी एक्सपेरिमेंट में यही हुआ, जो बचा उसको हमने बोला ड्राई वेट, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या था, ऐश निकल के आया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, उसको हमने ड्राई करना था, तो सारा जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया, जो बचा हमारे पास उसको ड्राई वेट बोला। फिर उस टिश्यू को आपने बर्न्ट कर दिया, जला दिया अच्छे से। ठीक है, तो जो वाटर था, CO2 था, वो सारा उड़ गया, और एंड में क्या बचा, ऐश, जिसको हम राख बोलेंगे। ठीक है, अब जब मैंने इस ऐश को देखा तो मेरे को क्या क्या चीजें देखने को मिली भाई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वही सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमें देखने को यहाँ पे मिले। ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब मिले एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर, यानी जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल थे फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे टेबल दे रखी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमें देखने को मिले। कुछ कंपाउंड्स में मिले, ये सोडियम क्लोराइड वगैरह। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, वाटर मोस्ट अबंडेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए एलिमेंटल एनालिसिस हमें क्या देता है, एलिमेंटल कंपोजिशन देता है लिविंग टिश्यू का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। क्लियर, सो अब इससे हमने क्या पता लगाया कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट से कैसे हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी इंसान फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकता है, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें, सो हम क्लासीफाई करते हैं उसको अमाइनो एसिड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, फैटी एसिड के अंदर। अब यहाँ से हम डायरेक्टली लिपिड्स वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अब सुनो, मैं आपको पहले ही बता के आई थी, जो चीज़ें नीचे रह गई वो थे फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट थे। ठीक है, इसका मतलब उनका वेट कम रहा होगा, तो जो नीचे रह जाता है उनका वेट कम रहता है, और जो ऊपर रह गया जो रिटेंटेड था उनका वेट ज़्यादा था। ठीक है, सो यहाँ पे हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सुनो, देर इज अ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, यानी जो एसिड सॉल्युबल में मिले, जो नीचे की तरफ जो फिल्ट्रेट था, हमने क्या कॉमन फीचर देखा कि उन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 18 टू 800 डेल्टन मिला हम लोगों को देखने के लिए। इसका मतलब क्या है भाई, जो नीचे रहेगा उनका वेट क्या था, कम था, जबकि जो ऊपर मिले हमें उनका 1000 डेल्टन से ज़्यादा हमें देखने को वेट मिला, तो उनको बोला बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और जो नीचे थे उनको बोला बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब सुनो, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 टू 800 डेल्टन होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं मोनोमर्स। अब मोनोमर्स क्या होते हैं, देखो मोनोमर्स मान लो अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे, DNA, RNA बनाएंगे। तो हमारे पास मोनोमर्स से मिलके क्या बनता है, पॉलीमर। सो पॉलीमर्स मिलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और मोनोमर्स मिलते हैं नीचे की तरफ। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे मोनोमर्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, जो कि पॉलीमर है, जो कि रिटेंटेड के अंदर देखने को मिलेगा हमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, DNA, RNA। मोनोसैकेराइड से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर बनेगी। ठीक है, सो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 8000 डेल्टन से ज्यादा होता है, और ये सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स। अभी लिपिड्स का केस अलग होता है,
वैसे लिपिड्स का जो वेट होता है वो 800 डाल्टन से काफी कम होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कंसिडर होता है। ठीक है, इसको अलग से हम पढ़ेंगे, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स को अभी आगे देखेंगे। लिपिड्स का वैसे केस क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कम होता है 800 डाल्टन से। ठीक है, these classes of compounds with the exception of lipids have molecular weight range of 10,000 dalton above। लिपिड्स को छोड़कर बाकी सबका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा है या उससे और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो दो तरीके के हैं। एक जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उनको बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, एक जिनका वेट ज्यादा है जो कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर मिले उनको बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं लिपिड का केस। द मॉलिक्यूल इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। जो भी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला वो सारे कहते हैं पॉलीमर्स थे, लेकिन लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है, सो सुनो, लिपिड होता है उनका वेट लेस देन 800 डाल्टन है, फिर भी वो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आया। क्यों? क्योंकि जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन को जब हमने उसको एक तरीके से क्रश करके देखा, ग्राइंड करके देखा, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन तो ब्रोक हो गई, वो टूट गई, लेकिन उसने क्या बना लिए, वेसिकल्स बना लिए जो कि छन्नी में से नीचे क्रॉस नहीं हो पाए। अब वेसिकल्स बनने की वजह से लिपिड कहाँ रह गया, ऊपर, इसीलिए उसको हमने डाला बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, सो देखो जब हम ग्राइंड करते हैं ना टिश्यू को, तो जो सेल मेम्ब्रेन है या बाकी और मेम्ब्रेन है वो टूट तो गई पीसेस में, उन्होंने क्या बना लिया, वेसिकल्स बना लिए जो कि पानी के अंदर यानी जो एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाए। ठीक है, अब इसी वजह से किसके अंदर रह गया, किसके अंदर आ गया, एसिड इंसॉल्युबल पूल के अंदर आ गया, इसीलिए हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन के अंदर डालते हैं। वैसे लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन ये वेसिकल्स बना देता है, इसी वजह से नीचे की तरफ फिल्टर नहीं हो पाता, ये ऊपर रह जाता है, रिटेंटेट रहता है। ठीक है, अब सुनो, एसिड सॉल्युबल पूल भाई जो नीचे रह गया, यानी उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म वाली चीजें आई होंगी। ठीक है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उसके अंदर यानी जो ऊपर रह गया ना, वहां पे मिलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो ये चीज याद रखोगे, एसिड सॉल्युबल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन मिलेगा, और हमारे पास एसिड इनसॉल्युबल के अंदर हमारे पास क्या मिलेंगी, ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगी। दोनों चाहे हमारे पास एसिड सॉल्युबल हो या फिर एसिड इनसॉल्युबल हो, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ अबंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखो 70 to 90%, प्रोटीन है 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड है 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड आयंस हमारे पास हो गए 1%। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन अब हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मुझे लिस्ट बनानी है बायोमोलिक्यूल्स की, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आ रहे हैं अमीनो एसिड, शुगर्स वगैरह, ये होते हैं मेरे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। एनिमल टिश्यू के अंदर इन सब की खुद का एक रोल होता है भाई, अमीनो एसिड कुछ और काम कर रहे हैं, शुगर कुछ और काम कर रहे हैं। अब आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सुनो, हमारे पास अगर मैं प्लांट को उठा के देखूं, प्लांट को, फंगस को या माइक्रोबियल सेल को, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स बना रहे हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए खुद यूजफुल नहीं है। लाइक एल्कलॉइड्स हो गए, फ्लेविनॉइड्स हो गए, रबर एसेंशियल और एंटीबायोटिक्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, सेंट, गम्स, स्पाइसेस। अब तुम खुद बताओ क्या प्लांट इन सबको यूज कर रहा है? नहीं ना, उनकी बॉडी के अंदर तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अभी से याद करो, प्राइमरी कौन होगा भाई, जो खुद की बॉडी में प्रेजेंट है, पी से प्राइमरी, पी से प्रेजेंट, उनका एक स्पेसिफिक रोल है ना। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनका प्लांट की बॉडी के अंदर, फंगस के अंदर कोई रोल नहीं होता, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारे लिए बेसिकली हेल्पफुल है। ठीक है, हमारी भलाई के लिए उनका एक रोल दे रखा है, वैसे इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उनका कोई भी अभी तक रोल पता नहीं चला है, लेकिन वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होता है, लाइक रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट्स। ठीक है, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। देख लो एक बार क्या क्या है, एल्कलॉइड्स लाइक मॉर्फिन, कोडीन हो गया, टर्पेनॉइड्स हो गए हमारे पास, एसेंशियल ऑयल हो गए, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स हो गए, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, तो याद रखो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हुए, जिनका रोल होता है भाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फंगस, प्लांट एंड माइक्रोबियल सेल से, जिनका कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन वो हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड होता है मोनोमर। अब अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सो पहले हम अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इसके नाम से समझो, अमीनो एक तो ग्रुप है हमारे पास अमाइनो ग्रुप, एक है एसिड यानी कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक यहाँ पे
एसिड होगा, ठीक है। सो एक अमीनो ग्रुप होता है, एक होता है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। अब सुनो, कार्बन के पास 4 तो होती है वैलेंसी, ठीक है। अब पहले इसका एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, अमीनो एसिड कैसे दिखता है। सो 4 हमारे पास वैलेंसी है, एक कार्बन पे तो एसिडिक ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन पे आर ग्रुप होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे मैं कितने भी कार्बन की चेन लगा सकती हूँ, और नेक्स्ट वाले पे होगा सिंपल हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो देखो, इस जो कार्बन के साइड में जो एसिडिक ग्रुप है, बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी जिस कार्बन से जुड़ा रहता है कोई फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। सो इसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। ये सब्स्टिट्यूट होता है मिथेन्स का, आप देख रहे हो ना, एक बेसिकली CH4 ही तो है, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वहां पे, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिला। हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिला। अब हमारे पास जो आर ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है वो किस तरीके का अमीनो एसिड बनाएगा। अगर मैं H लगा देती हूँ तो बनेगा ग्लाइसिन, अगर मैं मिथाइल लगा देती हूँ बनेगा एलिलीन, अगर मैं हाइड्रोक्साइल मिथाइल लगा देती हूँ तो बनेगा सेराइन। तो हमारे पास जो आर ग्रुप है वो ही चेंज होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आर ग्रुप हमारे पास प्रोटीनियस अमीनो एसिड होता है, जो कि हाइड्रोजन हो सकता है, जिसको मैंने बोला अभी ग्लाइसिन यहाँ पे नाम दिया अमीनो एसिड का। मिथाइल ग्रुप हुआ तो बोलोगे एलिनीन, और अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल होगा तो बोलोगे सेराइन ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं, न्यूट्रल। अब देखो एसिडिक का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एसिडिक ग्रुप ज्यादा लगेगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, अगर बेसिक वाला ज्यादा हुआ यानी अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप ज्यादा हुआ तो बोलेंगे अमीनो एसिड, और अगर दोनों इक्वल रहे तो बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। एसिडिक में क्या आता है भाई, ग्लूटामिक एसिड आएगा, बेसिक में लाइसिन, न्यूट्रल में वेलाइन आएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड आ गया, बेसिक में लाइसिन आ गया, न्यूट्रल में वेलाइन अमीनो एसिड आ गया। इसी तरीके से कुछ हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइक टायरोसिन, फिनाइलएलिनीन, ट्रिप्टोफेनॉल। सो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिखती है अमीनो एसिड की, जो कि आयनाइजेबल नेचर है NH2 का और COH ग्रुप का, ठीक है, जो कि डिफरेंट pH पे वर्क करता है। कैसे करता है देखो, यहाँ पे करता है, देखो ये रहा कार्बन, इसके पास यहाँ पे 4 वैलेंसी, COOH R H NH2। यहाँ का अगर मैं COH का H ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा NH3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ज्विटर आयन है। इस तरीके से ज्विटर आयन की यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिखा रखी है, ठीक है। तो जब pH घट जाता है तो ये ऐसे दिखता है, जब pH इंक्रीज होगा तो COO पे इफेक्ट शो होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लिपिड्स, ठीक है। सुनो, लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिंपली फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड क्या है भाई, COOH और साथ में एक R ग्रुप लगा दो, ये होता है हमारे पास फैटी एसिड, ठीक है। आर ग्रुप कुड भी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या और भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, लाइक 19 कार्बन तक जा सकता है। एग्जाम्पल, जो पाल्मेटिक एसिड होता है उसके पास 16 कार्बन होंगे, आर्किडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन होंगे, साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड का मतलब उसके पास सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड का मतलब उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से सिंपल लिपिड भी होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। 3 यहाँ पे कार्बन रख दो, ठीक है, और क्या लगा, तो OH ग्रुप, बाकी इसकी वैलेंसी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। इसके अलावा कुछ लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फैटी एसिड एस्टेरिफाइड होता है ग्लिसरॉल के साथ। अब ये कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड है, जो कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पे कुछ फैट्स और ऑयल्स भी होते हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिसका कम होता है वो होते हैं ऑयल्स, है ना। देखा होगा जैसे विंटर में हमारे पास जो ऑयल होता है वो जमता नहीं है, जबकि जो घी होता है वो जम जाता है, क्यों, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है घी का, जबकि ऑयल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिपिड्स होते हैं जिनके पास फॉस्फोरस होता है, या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक लेसिथिन एक एग्जाम्पल है, जो कि जिसके अंदर फॉस्फोरस मिल रहा है, ठीक है। कुछ टिश्यू होता है लाइक न्यूरल टिश्यू के अंदर, जिनके पास लिपिड्स और कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक बार इसका देख लेते हैं क्या क्या मैंने बताया। ये तो अमीनो एसिड का था, ठीक है। ग्लाइसिन जहाँ पे एक ही आर वेरिएबल की जगह क्या आ गया, H लग गया सिंपल। एलिनिन जहाँ पे CH3 लग गया, सेराइन जहाँ पे CH2OH लग गया, ये बना। पाल्मेटिक एसिड देखो 14 प्लस 1 15, कितने कार्बन है, इतने हुए। और दूसरा हमारे पास था फॉस्फोलिपिड, जिसके अंदर देखो जहाँ पे P लग रहा हो समझ आना वो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये है ग्लिसरॉल। अब ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, जब मेरे पास मैं यहाँ पे फैटी एसिड को लेके आ जाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका OH और इसका H जब दोनों मिलके जब यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाता है तो वहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तब जाके ट्राइग्लिसराइड बनेगा। कैसे बनता है, एक ग्लिसरॉल की जरूरत पड़ती है, 3 फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है, तब बनता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है।
ठीक। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स बनाते हैं। अब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है, ये अगर नाइट्रोजन बेस अगर शुगर के साथ मिला तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन बेस और क्या कहते हैं शुगर प्लस फॉस्फेट अगर तीनों लिंक कर गए तो बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। टाइड से आप याद रख सकते हो ट्राई। तो जब नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों लिंक करते हैं तो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब नाइट्रोजन बेस और शुगर ये दोनों मिलके रहते हैं तब बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमाइडिन, यूरिडिन, साइटिडिन ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड कब होते हैं? जब वो तीनों के तीनों लिंक कर जाते हैं, न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस भी, शुगर भी, फॉस्फेट भी। ठीक है, लाइक एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइडाइलिक एसिड, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी न्यूक्लिक एसिड के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। ठीक है, अब देखते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया। देखो ये थे न्यूक्लियोसाइड। देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एडिनोसिन है, ये है मेरे पास न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे शुगर है और ये क्या है? नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है? यूरिडिन निकल रहा है, यूरिडिन दिखा रखा है। यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोसाइड है, ये लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस, साथ में है शुगर। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखो यहाँ पे फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, साथ में शुगर, तीनों को मिला के बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो ये मेरे पास यहाँ पे होता है। डीएनए के बारे में यहाँ पे बताया गया आगे, और इसको क्लियर करके दिखाया गया है कि क्या मेरे पास प्यूरिन्स होते हैं, क्या मेरे पास पिरामिडिन्स होते हैं। इसको आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोटीन। अब देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सो जो अमीनो एसिड्स हमने देखे थे, जब हम अमीनो एसिड को ऐसे लिंक कर देते हैं तब बनता है प्रोटीन। सो प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड, ये लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड्स की जो कि लिंक करती है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अभी पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? मान के चलो आपको ना ऐसे मोती एक उसमें फिट करने, तो आपको धागे की जरूरत पड़ेगी, तो उस धागे को बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, प्रोटीन पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड से, अभी मैंने आपको बता दिया। अमीनो एसिड क्या होते हैं? मोनोमर, और ये बहुत सारे जुड़ के क्या बनाया उसका? प्रोटीन का पॉलीमर बना दिया। ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, लाइक एलिनिन, साइटोसिन, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। ठीक है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता। हेट्रोपॉलीमर का मतलब अलग अलग प्रोटीन आके जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोटीन आके जुड़ रहा हो। ठीक है, सो ये हेट्रोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिनके पास एक ही मोनोमर रिपीट हो रहा हो। मान के चलो अगर मैं ट्रिप्सिन 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 जोड़ूं तो बनेगा होमोपॉलीमर। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। लाइक जो चीज़ें हमें खाने से मिल रही हैं वो हमें खाने से लेनी पड़ेगी, वो डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाएगी। तो जो हम डाइट से लेते हैं उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो बॉडी में ऑलरेडी बने हुए हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का, फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दे रखे हैं, उनका फंक्शन दे रखा है। लाइक जो कोलेजन होता है वो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन होता है, हम लोग सब जानते हैं। एंटीबॉडी का काम क्या है? लड़ना है फाइट इन्फेक्शन एजेंट से। रिसेप्टर जैसे कि सेंसरी रिसेप्शन हो गए। ग्लूट4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से जो कोलाजन होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल के अंदर। ठीक है, और जो रुबिस्को होता है वो बायोस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है। रुबिस्को ज़्यादा हमें कहाँ मिलता है? प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज 5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो याद रखोगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है हमारे पास? एनिमल के अंदर कोलाजन है, पूरे बायोस्फीयर के अंदर रुबिस्को होता है। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने कंफ्यूज कर रखा है। अब सुनो पॉलीसेकेराइड कैसे बनते हैं। जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड ऐसे ऐसे जुड़ेंगे 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 तब बनेगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो पॉलीसेकेराइड क्या है? लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर है, ये भी थ्रेड की तरह ही दिखते हैं हम लोगों को। ठीक है, जिसके अंदर मोनोसेकेराइड जुड़ रहे हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, तब जाके मेरे पास क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, अब सुनो, जो सेलुलोज होता है वो पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जो कि एक मोनोसेकेराइड से मिलके बना है, यानी ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज को जब जोड़ दिया तब बना मेरे पास सेलुलोज बना है। ठीक है, सो जो सेलुलोज है वो किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। अब जो स्टार्च होता है वो एनिमल स्टार्च होता है वो प्लांट टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, जो कि हमारे अंदर जो एनर्जी को स्टोर करता है वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये याद रखोगे। इन्यूलिन क्या है? इन्यूलिन बनता है फ्रक्टोज से।
ठीक है। सो इन्होंने किससे बना, फ्रक्टोज से बना। अब जो राइट हैंड साइड की जो पोर्शन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है। अब सुनो, एक हमारे पास आयोडीन टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टार्च होता है ना वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल मतलब ऐसे बना रहा है वो, तो जब ऐसे बना रहा है तो बीच में ये क्या है, स्पेस है। यहाँ पे आयोडीन आके यहाँ पे एक तरीके से अटैच हो जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है। तो क्या होता है, आयोडीन यहाँ पे स्टार्च के साथ लगने के बाद वो हमें ब्लू कलर शो करता है। ठीक है। तो याद रखो कि स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आयोडीन होल्ड हो जाता है और फिर वो ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। जबकि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसी वजह से वो आयोडीन के साथ कोई भी कलर यहाँ पे शो नहीं करता। ठीक है। तो याद रखो कि पॉलीसेकेराइड किससे बना है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है। मोनोसेकेराइड की बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है पूरा पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज किससे बना है, ग्लूकोज से। जो स्टार्च होता है वो प्लांट के अंदर मिलता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे अंदर मिलता है, जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इन्युलिन फ्रक्टोज से बना है, ये आप याद रखोगे। ठीक है। स्टार्च हमें आयोडीन का टेस्ट एक तरीके से करवा के दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग शुगर, लेफ्ट हैंड साइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। ठीक है। अब सुनो, जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी रहती है, ये सब हम जानते हैं। यहाँ तक कि जो पेपर है वो भी प्लांट के पल्प से बनता है। ठीक है। कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होती है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं नेचर के अंदर, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स के, लाइक एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइड। ठीक है। यहाँ से जो चाइटिन है, चाइटिन बेसिकली क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो चाइटिन से मिलकर बना रहता है। तो आप ये चीज याद रखोगे। ठीक है। these कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं सारे पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या था, हम वहां पे पीछे बढ़ के आए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सुनो, न्यूक्लियोटाइड कैसे बना था हमारे पास, जब मेरे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों मिल गए थे तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बना था। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, यानी तब मेरे पास निकल के आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है। डीएनए और आरएनए दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होंगे। अब सुनो, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। टुगेदर में पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड, हमारे पास जो नीचे जो ऊपर की तरफ जो रिटेंटेड रह गया था उसके अंदर पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिला, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन मिला। इसी तरीके से हमें न्यूक्लिक एसिड भी वहां पे देखने को मिला। ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलके बना रहता है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना रहता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो जाके बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए यानी कि आरएनए बनेगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हमारे पास नाइट्रोजन बेस होगा, मोनोसाइकेराइड यानी कि शुगर होगी, तीसरा होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है। अब देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जिनका नाम एडिनाइन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन। जो एडिनाइन ग्वानिन होते हैं एजी होते हैं वो मेरे पास प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है। और जो बाकी जो मेरे पास बच गए लाइक यूरेसिल, ग्वानिन, सॉरी यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन, ये होते हैं मेरे पास पिरिमिडल होते हैं। ठीक है। जो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, और जो आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है राइबोज। ठीक है। अब सुनो, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस है, आरएनए के अंदर भी होता है। ठीक है। शुगर इसके पास भी इसके पास भी, डिफरेंस क्या है, हमारे पास शुगर के अंदर डीएनए के अंदर मिलती है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में मिलती है राइबोज। फॉस्फेट इसके पास भी इसके पास भी है। एक और फर्क क्या होता है नाइट्रोजन बेस के अंदर, डीएनए के अंदर एजीटीसी होते हैं, लेकिन आरएनए के केस में एजी टी की जगह पे आता है यूरेसिल, साथ में सी, यानी कि टी की जगह पे कौन आता है, यूरेसिल। तो दो फर्क होते हैं डीएनए आरएनए के बीच में, एक तो थायमिन की जगह पे कौन आ गया, यूरेसिल, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए में और राइबोज शुगर होती है आरएनए के केस के अंदर। ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब ये जो प्रोटीन है वो सुनो, हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लाइक NaCl MgCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट हमें टू डायमेंशनल व्यू दिखाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, एग्जांपल बेंजीन का, नेप्थलीन का। जो फिजिसिस्ट होते हैं वो 3D व्यू दिखाते हैं, जबकि जो बायोलॉजिस्ट है वो हमें क्वार्टरी लेवल पे दिखाते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है। सो जो सुनो, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, जो मैंने डायग्राम बना रखा है। सुनो, जो प्रोटीन है उसके अंदर 4 लेवल होते हैं, 4 एक तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी। अब आप प्राइमरी को मान के चलो, एक लाइन में बहुत सारे अपने बच्चे खड़े कर रखे हैं, सिंपल, यानी कि एक धागे से आपने बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे लिंक कर दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा है मेरे पास
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब आपने क्या किया, एक तरीके से एक रस्सी ली, उस रस्सी को आप फोल्ड करते गए करते गए करते गए और फिर आपने उसको एक तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ऐसे आपने उसको कर दिया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब आपने इसको ऐसे ऐसे था ना, अब इसको इसको फोल्ड कर दिया, एक एक जैसे ऊन होता है ना, ऊन वूल वूल होती है हमारे पास, उसकी तरह आपने इसको ऐसे करके रख दिया, होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला ही हमारे पास एंजाइम देखने को मिलता है, ठीक है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, जब आपने आपने ऐसे बहुत सारे ऊन के गोले साथ में लाके रख दिए ऐसे यूनिट्स की फॉर्म में, तो बनता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें फर्स्ट अमीनो एसिड के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, तो इसको बोलेंगे एन टर्मिनल। जो लास्ट वाला होगा उसको बोलेंगे सी टर्मिनल, ठीक है। देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में क्या हो गया, आपने एक हेलिक्स की फॉर्म में रख दिया, एक स्टेयर केस लगा जिसके आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे दिखा रखा है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, आपने एक ऊन के गोले की तरह इसको बना के रख दिया। अब जब इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना, तो इसके अंदर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। साथ में जब आप इसको ऐसे फोल्ड करके रख रहे हो ना, तो बीच में यहाँ पे स्पेस बना, यहाँ पे भी स्पेस बना, यहाँ पे भी स्पेस बना, तो इंजाइम की यहाँ पे एक्टिव साइट होती है। अभी पढ़ेंगे इंजाइम के बारे में तो आप समझोगे। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, जब आपने ऐसे यूनिट्स की फॉर्म में आपने प्रोटीन्स को रख दिया, तो बोलेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोला जाएगा, लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज रॉड, कि जो प्रोटीन है वो हमेशा रॉड की तरह नहीं होगा, वो हेलिक्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम उसको हेलिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्लियर। फिर जो प्रोटीन है उसमें राइट हैंडेड फैशन देखने को मिलता है, हेलिक्स का राइट हैंडेड होता है वो। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्ड इनटू अदर फॉर्म्स, अब जो प्रोटीन का जो फोल्ड है वो होता रहेगा, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा, जब ऐसे ही प्रोटीन की चेंज जो फोल्ड हुई थी, अब जो वूलन बॉल में वो जो कन्वर्ट हो जाएगी ना, उसको बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये हमें 3D व्यू देता है, और प्रोटीन की यही वाली जो लेवल है ना, जो मतलब स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर इंजाइम हमारे एक्टिव होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहीं पे हो पाती है प्रोटीन्स की। फिर हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड थे वो अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक स्फेयर बना लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो क्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर 4 हमारे पास यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, ठीक है। दो इधर अल्फा, एक तरीके से अल्फा चेन एक बीटा चेन हमने पढ़ा है, ठीक है, थैलेसीमिया के अंदर। सो ये होता है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे देखते हैं एंजाइम्स। अब इंजाइम्स का काम क्या होता है, इंजाइम्स का काम है रेट को बढ़ा देना, मतलब जो काम हम 1 घंटे में कर पा रहे थे, अगर हम उस काम को 5 मिनट में कर दें, इसी तरीके से इंजाइम हमारी हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं, उन रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, जो चीज़ पहले बहुत देर में हो रही थी उसको वो बहुत फास्टली कर देते हैं। ये इंजाइम का काम होता है। अब सुनो, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पर जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ठीक है। कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि एंजाइम की तरह रिएक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के पास भी सेम वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन एंजाइम के पास जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ पे ऐसे करके होते हैं लोग, तो यहाँ पे स्पेस बना रहता है। अब ये जो स्पेस है ना, ये होती है इसके एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होने वाला है, तो एक्टिव साइट पे कौन आता है, सबस्ट्रेट आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ताला होता है, यहाँ पे चाबी का पोर्शन है, तो चाबी कहाँ लगेगी, आके एक्टिव साइट पे लगेगी ना। तो बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलती है, एक्टिव साइट देखने को मिलती है, ठीक है। सो जो द चेन क्रिस क्रॉस itself and hence many curves and pockets are made, ठीक है। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट में यहाँ पे क्या लिंक करेगा, सबस्ट्रेट लिंक करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट लिंक करेगा, ये चीज आप यहाँ पे याद रखोगे। तो एंजाइम क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट से लिंक करके रिएक्शन को काफी हाई रेट तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब इंजाइम ना इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर वर्क नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इंजाइम किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, तो हाई टेम्परेचर वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखोगे आप, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर से कुछ एंजाइम हम अगर आइसोलेट करते हैं, जैसे कि बायोटेक के अंदर आता है थर्मस एक्वाटिकस, तो वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकाला हुआ एक एंजाइम है। तो जो एंजाइम हम आइसोलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, वो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि हॉट वेंट्स के अंदर है ना, सल्फर स्प्रिंग के अंदर वो स्टेबल होते हैं, और कैटालिटिक पावर भी अच्छी स्पीड तक अच्छे टेम्परेचर पे वो कंप्लीट कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एंजाइम को काम करवाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हम लोग सब समझते हैं, इसके अंदर 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि कोई बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है।
जबकि जो केमिकल चेंज होता है वहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वहाँ पे हम शेप का कुछ रोल प्ले नहीं हो रहा है, वहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो जब बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। लाइक यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड था, साथ में ये H2SO4 था, अब देखो यहाँ पे बेरियम सल्फेट, वाटर यहाँ पे अलग रिलीज हो गया, तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब आता है रेट। रेट का मतलब क्या है भाई, इतने टाइम, मतलब इतने टाइम में आप कितना प्रोडक्ट बनवा पा रहे हो, उसको बोलते हैं रेट। एग्जाम्पल, आपने 5 मिनट के अंदर इतना इतना आपने वर्कआउट कर लिया, एग्जाम्पल मान के चलो आपने 10 मिनट में ये पेज पूरा का पूरा पढ़ लिया, तो ये आपका रेट है। किसी बच्चे ने 5 मिनट में पूरा का पूरा पेज पढ़ लिया, किसी बच्चे ने 2 मिनट में पढ़ लिया, तो वो उस बच्चे का रेट है, यानी कितना प्रोडक्ट हम कितने टाइम में बनवा पा रहे हैं, वो होता है रेट। सो रेट को मैं बेसिकली बोल सकती हूँ स्पीड, यानी कि वेलोसिटी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। ठीक है, जो रेट होता है वो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में इन्फ्लुएंस होता है बाई टेम्परेचर। भाई अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया तो रेट भी बढ़ जाएगा, रिएक्शन यानी कि स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आपने डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो रेट डबल या डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। सो यहाँ पे आप ये चीज याद रखोगे। ठीक है, कैटालाइज्ड रिएक्शन काफी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब जिसके अंदर आपने इंजाइम डाला है, एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन को बढ़वा देना, तो ऑलरेडी वो क्या करेगा, रिएक्शन को बढ़वा देगा। जबकि जो अनकैटालाइज्ड है वो नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर के साथ ये जुड़ेगा, तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तब मेरे पास बनता है कार्बोनिक एसिड। तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इस एंजाइम को यूज कर लेती हूँ ना, तो मेरे पास 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाते हैं सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर। तो देख रहे हो आपने कितनी गुना इन्होंने एक तरीके से एंजाइम्स ने तेज कर दिया इस रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, तो देखो, जब मेरे पास कोई एंजाइम नहीं होता है तो 200 मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं 1 घंटे के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने एंजाइम यूज किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, तो क्या हुआ, हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल बने हर सेकेंड के अंदर। तो रिएक्शन का रेट 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो गया। तो ये होती है एंजाइम्स की पावर। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखोगे, देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम, हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब होता है मेटाबॉलिक पाथवे। अब 10th क्लास में हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिक पाथवे दिखाते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो ग्लूकोज होता है वो पहले पायरुविक एसिड में टूटता है। इतनी चीज हमने सिर्फ 10th क्लास में देखी थी। लेकिन अभी हमारे पास आता है चैप्टर रेस्पिरेशन एंड प्लांट, उसमें ग्लूकोज को तोड़वाने के लिए पायरुविक एसिड के अंदर 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है, यानी 10 मेरे पास स्टेप बनते हैं, 10 प्रोडक्ट बनते हैं बीच के अंदर। तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, जिसके अंदर बीच में अलग अलग वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं देखने को, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तुड़वाने के लिए 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एरोबिक कंडीशन है, अगर मेरे पास एयर प्रेजेंट है तो बनेगी CO2। अगर मेरे पास एयर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर आपकी बॉडी के अंदर एयर है ही नहीं, एनारोबिक कंडीशन, तो बनेगा इथेनॉल, अल्कोहल बनेगा। तो देख रहे हो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गया है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, अब देखते हैं हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन, कि किस तरीके से हमारे पास एंजाइम कन्वर्ट कर रहे हैं सबस्ट्रेट को, मतलब लिंक करके प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो, अल्टीमेट हमारा काम क्या है भाई, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवाना। ठीक है, अब ये चेंज होता कैसे है, तो सुनो, जो केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। हमें पता है भाई, सबस्ट्रेट को चेंज करवाना है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो प्रोटीन के पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मैंने अभी बताया टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वहां पे क्या बैठे एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट के पास लिंक करता है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट ने लिंक किया एक्टिव साइट में, कहाँ पे, एंजाइम की एक्टिव साइट से। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट उसके साथ लिंक करा तो बनेगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब थोड़ी बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी तो बनेगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो सबस्ट्रेट सॉरी तो प्रोडक्ट अलग रिलीज हो गया और एंजाइम अलग रिलीज हो गया। इसमें आप याद रखोगे, एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा ही हमें वापस मिल जाता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सुनो, सबस्ट्रेट हमारा बाइंड करता है एक्टिव साइट में। ठीक है, सबस्ट्रेट डिफ्यूज करेगा एक्टिव साइट के अंदर, तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट से निकलेगा, अभी बताऊंगी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, फिर जैसे ही मेरे पास एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स था वो चेंज होगा एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो बॉन्ड्स वगैरह जो भी ब्रेक डाउन होगा उसका। ठीक है, एंड में प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा अलग, एंजाइम रिलीज हो जाएगा अलग। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, ये क्या है,
यहाँ पे दिखा रखा है रिएक्शन की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सुनो, इस सबस्ट्रेट को मुझे प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंजाइम का यूज़ करती हूँ तो उसको सिर्फ इतनी ही एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, इतनी ही एनर्जी उसने यूज़ की, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। और अगर मैं एंजाइम का यूज़ नहीं करती तो उसको इतनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ी, तब जाके बना प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, देखो पहले ये बात सुनो, इतनी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट उसको है ही, चाहे एंजाइम हो या एंजाइम ना हो। तो सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी तो लेनी ही पड़ेगी, यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर वो एंजाइम का यूज़ करता है तो सिर्फ उसे इतनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सो अलग 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 ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरना पड़ा, तब जाके मेरे पास सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर मेरे को कोई भी स्ट्रक्चर बनवाना है। ठीक है। तो सुनो, वाई एक्सिस के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिखा रखी है, एक्स एक्सिस में प्रोग्रेशन दिखा रखी है। ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखी है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, बीच बीच में हमारे पास कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए वो रेडी हो रहा है। ठीक है। अब सुनो, अगर पी मेरा लोअर लेवल पे होता है देन एस, ये देखो पी मेरा यहाँ पे है और एस मेरा यहाँ पे है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। देखो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, हमारे जो एस है यानी सबस्ट्रेट है उसको काफ़ी एनर्जी से होके गुजरना पड़ेगा, काफ़ी ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सो देख लो एंजाइम ने कितनी हेल्प की अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई मेरी। ठीक है, अगर मैं एंजाइम को यूज़ करती हूँ तो। अब है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये वही है जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एंजाइम लिंक करेगा सबस्ट्रेट के साथ, बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट रिलीज हो गया, एंजाइम अलग अपना निकल गया। तो देखो पहले सबस्ट्रेट बाइंड करा एक्टिव साइट के साथ, फिर बाइंडिंग हुई सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ, उसकी थोड़ी बहुत शेप के अंदर चेंजेस किए। ठीक है। फिर कुछ ना कुछ बॉन्ड्स हमारे यहाँ पे ब्रेक हुए तो बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर जैसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम रिलीज हो गया, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ठीक है। अब ये जो मेरा एंजाइम होगा वो वापस किसी दूसरे सबस्ट्रेट से जाके लिंक कर सकता है। ठीक है। तो एंजाइम कभी भी वेस्ट नहीं जाता है हमारी रिएक्शन के अंदर। अब देखते हैं एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो भाई टेम्परेचर है, पीएच है, देखो हर चीज़ को एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। मान के चलो इसको 10 डिग्री ही चाहिए तो उसको 10 डिग्री ही चाहिए, तभी जाके वो वर्क करेगा। अगर आपने उसको थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो वो काम नहीं करने वाला एंजाइम। अगर आपने लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो इनएक्टिव रहेगा। अगर हाई टेम्परेचर दे दिया तो वो टीनेचर हो जाएगा, एंजाइम खराब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हर एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है। अगर लो टेम्परेचर दिया तो इनएक्टिव हो जाएगा, हाई टेम्परेचर दिया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। दूसरा है फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, सुनो क्या है। जब मेरे पास एंजाइम है, मान के चलो एंजाइम मेरे पास है 10, ठीक है, और सबस्ट्रेट है मेरे पास 10, तो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को अच्छे से बिठा सकता है अपने साथ, उसको चेंज करवा सकता है प्रोडक्ट के अंदर। तो धीरे 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 रिएक्शन मेरी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही मेरे पास देखो एंजाइम तो 10 ही है, अब मान के चलो 20 हो गए मेरे पास सबस्ट्रेट। अब एंजाइम तो एक सबस्ट्रेट को बिठा सकता है ना, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन मतलब कितनी ही अब भीड़ हो जाए सबस्ट्रेट की, वो 10 सबस्ट्रेट को ही उठा सकता है, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने हैं, 10 ही एंजाइम है, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को ही लिंक करवा सकता है अपने साथ। ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे दिखा रखा है ग्राफ। तो वी मैक्स है, ये है टोटल वी मैक्स, इतनी ही वेलोसिटी हो सकती है भाई, इतना ही वो एंजाइम सबस्ट्रेट को लिंक करवा सकता है। अब यहाँ पे कोई भी एंजाइम फ्री नहीं है। बीच में क्या है, ये वी मैक्स बाय 2 दिखा रखा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे बेसिकली हाफ हो गई है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 सबस्ट्रेट 5 एंजाइम, यहाँ पे 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम मान के चलो, ये जब हाफ हो जाता है वी मैक्स बाय 2, उसको बोलते हैं के एम। ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, वेलोसिटी एंजाइम की बढ़ती जाती है, शुरू में तो बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब अब उसके बाद तुम्हारे पास अब और ऑप्शन नहीं है, जितने एंजाइम है तुम उसके साथ उतने ही सबस्ट्रेट बिठा सकते हो, आगे तुम और इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है। एंजाइम की कंसंट्रेशन को, तो एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की, कभी कभी हमारे पास कुछ इनहिबिटर होते हैं। इनहिबिटर का काम है काम को रुकवाना। तो मान के चलो आपके पास ये है एंजाइम और ये है इसके एक्टिव साइट। ठीक है। एक्टिव साइट से लिंक करना था सबस्ट्रेट को, लेकिन सबस्ट्रेट की तरह ही कुछ कुछ दिखने वाला एक इनहिबिटर आके जुड़ गया। अब इनहिबिटर जब जुड़ गया तो सबस्ट्रेट को तो अब जगह दी नहीं,
अब इनहिबिटर का काम क्या है, काम रुकवाना। अब देखो इसकी शेप अलग है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से है। सो इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट को एक तरीके से खराब कर देते हैं। अब वो हेल्पफुल नहीं है सबस्ट्रेट को लिंक करवाने के लिए, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सबस्ट्रेट का कौन आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया है, ठीक है। सो इनहिबिटर क्या करते हैं, क्लोजली रिजेंबल होते हैं थ्रू द विद द सबस्ट्रेट, जो कि इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है, वो सेम हूबहू सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, जिसकी वजह से वहां पे कॉम्पिटिटर इनहिबिटर हो जाता है। एग्जाम्पल दिखा रखा है हमारे पास एक, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस बाय मेलोनेट। अब यहाँ पे क्या होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस का इनहिबिशन हो जाता है, कौन करता है, मेलोनेट, जो कि क्या है, इनहिबिटर है, जो कि किसकी तरह दिखता था, सक्सिनेट की तरह। ये जो कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, इसको हम यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन के अंदर, ये यूजफुल होती है चीजें, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखोगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब देखो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हम लोग देखते हैं, आइसोलेट करते हैं उनको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी ने 6 क्लासेस दे रखी है, इनकी भी 4 से 13 सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है ऑक्सीडोरेडक्टेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप्स का, देखो यहाँ पे एस के साथ जी था, अब देखो यहाँ पे एस टच के साथ जी आ गया है, तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी टू दूसरा वाला, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम क्या करते हैं, एस्टर की, इथर की, पेप्टाइड की, ग्लाइकोसिडिक की, इनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। लाइएसिस क्या है, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए थे, अब यहाँ पे इन्होंने सेपरेट कर दिया, ग्रुप ही रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। आइसोमरेसिस, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स का। लाइगेजेस, लाइगेजेस मतलब जोड़ना, देखो लाइगेजेस मतलब तोड़ना, लाइगेजेस जोड़ना। यहाँ पे लिंक कर, सॉरी यहाँ पे हम लिंक करवा देते हैं दो कंपाउंड्स को, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर। अब देखो कोफैक्टर क्या होते हैं, हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम के साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो एंजाइम क्या होता है, सिंपल प्रोटीन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होते हैं जिनको बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम के अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। तो बेसिकली कोफैक्टरिंग में हमें यहाँ से पढ़ना है, ये वाला पोर्शन पढ़ना है कोफैक्टर के अंदर। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर एक वो है जो कि बिल्कुल एंजाइम के साथ टाइटली लिंक्ड है, तो वो हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक जो एंजाइम के साथ लूजली लिंक्ड है, उसको बोलते हैं को एंजाइम। और होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक, लाइक मेटल आयन, जिंक की तरह होते हैं, ठीक है। तो सुनो क्या है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हम सब जानते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर के अंदर देखो, प्रोटीन पोर्शन जो मेरे पास हुआ उसको बोला एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसको बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर 3 तरीके के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, यानी जो प्रोटीन पार्ट से बिल्कुल टाइटली लिंक्ड है, ठीक है। एग्जांपल पेरोक्सीडेज, कैटालेज, जो कि कैटालाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू द वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि एक्टिव साइट है एंजाइम की। नेक्स्ट है कोएंजाइम, हमारे पास जो कि होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका एसोसिएशन होता है एपो एंजाइम के साथ, लेकिन ये लूजली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम कोफैक्टर की तरह सर्व करते हैं, इनका एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होता है, लाइक विटामिन, ये सारे हो गए, जैसे कि NAD, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन। बहुत सारे एंजाइम्स को मेटल आयन की जरूरत पड़ती है ताकि वो एक्टिव हो सकें, वो बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, ठीक है, साइड चेन के साथ। एग्जाम्पल हो गया जिंक, जैसे कि जिंक एक कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है अगर मैं कोफैक्टर को रिमूव करवा दूं। सो कोफैक्टर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। सो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।